नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 2026 में आई इमोशनल ड्रामा फिल्म मैं वापस आऊंगा की पूरी कहानी जानने वाले हैं। बिना टाइम लगाए सीधे कहानी पर चलते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम ईश्वर नाम के एक बुजुर्ग आदमी को देखते हैं। एक दिन सुबह उठते ही वो टीवी पर खबर देखता है और पुरानी बातों में खो जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपने ड्राइवर को फोन करता है और बोलता है कि एक पते पर ले चलो, पर वो पता पाकिस्तान का सुनकर ड्राइवर चौंक जाता है। वो पूछता है कि इस उम्र में आप वहाँ क्यों जाना चाहते हो, लेकिन ईशा बिना कुछ बताए जिद करता है कि वहीं ले चलो। थोड़ी देर में वो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुँच जाते हैं। वहाँ खड़े फौजी उन्हें रोक लेते हैं। तब ईशा कहता है कि उसे सरगोधा जाना है। अफसर बताते हैं कि वो जगह अब पाकिस्तान में है और इजाजत के बिना जा नहीं सकते। ये सुनकर ईशा बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। वो सवाल करता है कि जहाँ पहले लोग आजादी से आते जाते थे, वहाँ अब दीवार कैसे खड़ी हो गई। अफसर कहते हैं कि ये लकीर भारत पाक बंटवारे के बाद बनी थी। ये सुनकर ईशा बहुत भावुक हो जाता है और उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। यहाँ हम ईशा के परिवार से मिलते हैं। उसका एक बेटा है और एक पोता नीर। नीर अभी लंदन में रहता है। वो जिंदगी में कुछ भी टिक कर नहीं करता। 1 साल में 3 नौकरी छोड़ चुका है। उसे स्टैंड अप कॉमेडी का शौक है, पर उसके जोक किसी को हंसाते नहीं, इसलिए करियर को लेकर भी वो कंफ्यूज है। उसकी लव लाइफ भी गड़बड़ चल रही है। उसकी गर्लफ्रेंड रिश्ते को सीरियस लेती है, पर नीर शादी या कमिटमेंट की बात सुनना नहीं चाहता। इसी वजह से दोनों में अक्सर झगड़ा होता रहता है। एक दिन फिर बहस के बीच नीर के पापा का भारत से फोन आता है। वो बताते हैं कि ईशा की हालत बहुत नाजुक है और ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। ये खबर सुनकर नीर सन्न रह जाता है। गर्लफ्रेंड से झगड़ा बीच में छोड़कर वो तुरंत भारत निकल पड़ता है। अस्पताल पहुंचकर दादा को देखकर वो बहुत उदास हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि ईशा शरीर से कमजोर है, पर दिमाग से मजबूत होने की वजह से अभी सांस ले रहा है। नीर उससे बात करने की कोशिश करता है। ईशा ठीक से बोल नहीं पाता, पर नीर को लगता है कि वो कुछ कहना चाहता है। इसलिए नीर दिन भर उसके पास बैठकर हर शब्द पकड़ने की कोशिश करता है। एक बार वो वीडियो कॉल पर अपनी गर्लफ्रेंड दादा को दिखाता है। तब ईशा थोड़ा साफ बोलने लगता है। हैरानी की बात ये कि वो नीर को सिर्फ एक सलाह देता है, शादी मत करना। ये सुनकर नीर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता दादा ऐसा क्यों कह रहे हैं, पर धीरे धीरे ईश्वर के टूटे फूटे शब्दों से एक बड़ी कहानी खुलने लगती है। नीर को पता चलता है कि ईशा कभी सरगोधा में रहता था और वहीं उसकी जवानी बीती थी। कहानी अब 1947 में पहुंच जाती है। उस वक्त ईशा सरगोधा में एक अमीर घर का नौजवान था। कॉलेज में उसे क्रिकेट खेलना पसंद था, पर उसकी जिंदगी में एक खास लड़की थी, अफसाना। ईशा उसे दिल से प्यार करता था। रोज उसे देखता था, पर इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। अफसाना को शायरी पसंद थी। एक दिन कॉलेज में उसने सबके सामने एक कमाल की शायरी सुनाई। उसी वक्त देश के बंटवारे की खबरें आने लगी। सबको पता चल गया कि जल्दी ही भारत और पाकिस्तान अलग मुल्क बन जाएंगे। इससे आशेर और अफसाना दोनों परेशान हो गए, क्योंकि अफसाना मुस्लिम थी और आशेर सिख। इस अलगाव के डर से उनके प्यार पर असर पड़ेगा, ये सोचकर दोनों के दिल में घबराहट शुरू हो गई। कॉलेज वाली घटना के बाद दोनों का प्यार और गहरा हो गया, पर उन दिनों चीजें आसान नहीं थीं। देश के बंटवारे की खबर रोज बढ़ती गई और लोगों का डर भी बढ़ता गया। खासकर अलग अलग धर्म के लड़के लड़कियां अपने भविष्य को लेकर फिक्र में थे। एक दिन अफसाना खुद ईश्वर से बात करने का मन बनाती है, पर सीधे मिलने से बदनामी का डर था, इसलिए एक छोटा बहाना बनाया। अफसाना अपने दोस्त से कहती है कि उसकी बाली खो गई है और वो ढूंढने जा रही है। ईश्वर ये इशारा तुरंत समझ जाता है। ये जानकर कि वो मिलना चाहती है, वो फौरन वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ दोनों पहली बार दिल की बात करते हैं। ईशा को ये जानकर खुशी होती है कि अफसाना भी उससे प्यार करती है।
पर अफसाना के चेहरे पर फिक्र साफ दिख रही थी। उसे डर था कि अगर देश बंट गया तो उनका क्या होगा। वो सोचती थी कि क्या वो हमेशा साथ रह पाएंगे, पर ईशा ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा कि उसके गांव में कोई धर्म के नाम पर नहीं लड़ता, सब मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए उसने भरोसे से कहा कि यहाँ ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। पर अफसाना रावलपिंडी के दंगों का जिक्र करती है। वहाँ सिखों ने कई हिंदुओं को मार दिया और बहुत लोग भारत भाग गए। उसे डर था कि अगर यहाँ भी ऐसा हुआ तो क्या होगा। ईशा ने वादा किया कि वो हमेशा सरगोधा में रहेगा। ये बात अफसाना को थोड़ी हिम्मत देती है और यहीं से उनकी प्रेम कहानी असली में शुरू होती है। दोनों अक्सर छुपकर मिलते और वक्त बिताते। प्यार में डूबे लोगों को दुनिया सुंदर लगती है, पर बाहर हालात धीरे धीरे बदल रहे थे। एक दिन अफसाना डरी हुई ईशा से मिलने आती है। वो कहती है कि गांव में भी दंगे की बातें होने लगी हैं। वो ईशा से वादा मांगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे नहीं छोड़ेगा। ईशा तुरंत उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि वो आखिरी सांस तक उसका साथ नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर अफसाना थोड़ी शांत हो जाती है। दोनों अपने भविष्य के सपने देखने लगते हैं। तभी जोश में ईशा अफसाना को किस करने की कोशिश करता है, पर अफसाना उसे रोक देती है। वो कहती है कि भले ही वो उसका प्यार है, पर शादी से पहले ऐसी बातें ठीक नहीं। वो तुरंत वहाँ से चली जाती है, पर ईशा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो उसके पीछे जाता है और माफी मांगता है। वो वादा करता है कि आगे से वो उसकी इज्जत करेगा। पर अफसाना एक मजेदार सवाल पूछती है, क्या कल शादी के बाद भी वो उसे छुएगा? ईश्वर ये सुनकर हैरान रह जाता है। अफसाना हंसकर कहती है कि अपना वादा वापस ले लो। फिर दोनों हंसते हैं और उनका प्यार और गहरा हो जाता है। वो पल उनकी जिंदगी की सबसे प्यारी याद बन जाता है। इसी बीच कहानी आज के समय में लौट आती है। नीर अपने दादा के बारे में और जानने की कोशिश कर रहा है। जब ईश्वर एक पुराने दोस्त से मिलता है तो वो उसे अपनी जिंदगी की कहानी सुनाता है। वो कहता है कि उसके दादा सालों पहले पाकिस्तान से भारत आ गए थे, पर उनका मन आज भी सरगोधा में ही है। भले ही अब उसे पुराने रिश्तेदारों के चेहरे याद नहीं, पर बचपन, घर और शहर की यादें आज भी ताज़ा हैं। ये सुनकर कई लोगों को बंटवारे के वक्त अपने परिवार का दर्द याद आ जाता है और नीर समझ जाता है कि दादा के दिल में अभी भी एक अनकहा दर्द छिपा है। वो तय करता है कि वो उस राज का पता लगाएगा। वहीं कहानी 1947 में पहुंच जाती है। वहाँ हालात और खतरनाक होने वाले हैं। ईशा और अफसाना का प्यार एक बड़ी परीक्षा से गुजरेगा और कहानी और इमोशनल मोड़ लेगी। जैसे जैसे 1947 और देश के बंटवारे का वक्त करीब आया, सरगोधा में भी तनाव बढ़ने लगा। जो लोग कभी साथ रहते थे, उनके बीच अब धर्म के नाम पर फर्क बढ़ गया। ये बदलाव ईशा और अफसाना दोनों को बहुत परेशान करता है। एक दिन ईशा अफसाना से मिलने जा रहा था, तभी कुछ लड़के उसे रोक लेते हैं। उनका लीडर अफसल था। वो ईशा को देखकर कहता है कि अब वक्त बदल गया है। वो चेतावनी देता है कि भारत और पाकिस्तान जल्द अलग हो जाएंगे और हिंदुओं सिखों के लिए यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। अफसल की बात सुनकर ईशा गुस्से में जवाब देता है। वो कहता है कि अभी सीमा तय नहीं हुई है, कोई किसी को भगाने का हक नहीं रखता। वो साफ बोलता है कि वो इसी मिट्टी में पैदा हुआ है और यहीं रहेगा। पर अफसल और उसके साथी ईशा को धमकाकर भगा देते हैं। इस घटना के बाद ईशा घर पहुंचता है। घर पर भी सब डरे हुए हैं। घर वाले सोच रहे हैं कि बाहर क्या हो रहा है। सालों से साथ रहने वाले पड़ोसी अचानक दुश्मन बन गए हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि यहाँ रुके या चले जाएं। पर ईश्वर अभी भी उम्मीद रखता है। अपनी बड़ी बहन से बात करते हुए वो कहता है कि अफसाना भी उससे प्यार करती है और आगे शादी करना चाहती है। ये सुनकर उसकी बड़ी बहन खुश हो जाती है। उसे लगता है कि दोनों की जोड़ी अच्छी है। इसी बीच ईश्वर का दोस्त अल्ताफ उससे मिलता है। अगले दिन वो बताता है कि उसकी छोटी बहन की सगाई तय हो गई है, पर वो ये भी बताता है कि उसके पापा ने कहा था कि ईश्वर के परिवार को फंक्शन में मत बुलाना। वजह थी उनकी सुरक्षा। हालात रोज खतरनाक होते जा रहे थे।
कोई झगड़ा खड़ा करने से डर रहा था। फिर भी अल्ताफ अपने दोस्त को बुलाता है। ईशा अपनी बड़ी बहन के साथ फंक्शन में जाने का फैसला करता है, पर वहां जाते हुए अफसल उन्हें देख लेता है। जल्दी ही अल्ताफ घर पहुंचता है और गुस्से में झगड़ा शुरू कर देता है। वो पूछता है कि हिंदुओं ने सिखों को अपने घर क्यों बुलाया। वो चेतावनी देता है कि अगर ऐसा करेंगे तो उन्हें भी गद्दार माना जाएगा। पर अल्ताफ के पापा बहादुरी से अफसल के सामने खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि धर्म के नाम पर लोगों को बांटना गलत है। वो साफ करते हैं कि घर आए मेहमान की इज्जत करना उनका फर्ज है। ये शब्द सुनकर अफसल भड़क जाता है और चला जाता है। इस घटना के बाद अल्ताफ को एहसास होता है कि उसके पापा की जान खतरे में है। वो फौरन ईशा और उसकी बहन को सुरक्षित घर भेजता है और आगे से सावधान रहने को कहता है। ये सब देखकर अफसाना और भी डर जाती है। जब वो ईशा से मिलती है तो अपनी फिक्र बताती है, पर ईशा उसे फिर भरोसा देता है। वो एक बार फिर वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे नहीं छोड़ेगा। इसी बीच कहानी आज के समय में लौट आती है। अस्पताल में ईशा अचानक बहुत बेचैन हो जाता है। एक नर्स उसकी बांह पर पुराना टैटू देखती है तो वो गुस्से में आ जाता है। नीर ये देखकर हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि उस टैटू के पीछे कोई बड़ी कहानी है। नीर दादा से पूछता है कि ये टैटू किसके नाम का है। वो सवाल लेकर कहानी फिर अतीत में चली जाती है। एक रात अशर चुपके से अफसाना के घर जाता है। वहाँ वो उसे अपनी बांह पर बना टैटू दिखाता है। टैटू पर अफसाना का नाम लिखा था। वो कहता है कि उसने तय किया है कि वो उसका नाम जिंदगी भर अपने साथ रखेगा। अफसाना ये देखकर बहुत खुश होती है, पर साथ ही उनका प्यार का राज खुल जाता है। अफसाना के घर वाले वहाँ पहुँच जाते हैं और ये घटना उनकी जिंदगी पूरी बदल देती है। जैसे ही अफसाना के घर वाले ईशा को घर में देखते हैं तो भड़क जाते हैं। उस वक्त हालात इतने तनाव वाले थे कि किसी सिख लड़के का उनके घर में आना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। अफसाना से गुस्से में सवाल होने लगते हैं, पर अफसाना बिना डरे सच बोल देती है। वो साफ कहती है कि वो ईश्वर से प्यार करती है और उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती है। ये सुनकर घर वाले और ज्यादा भड़क जाते हैं। हालात बिगड़ते देख ईशा और अफसाना वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर वो एक शांत जगह पर रुकते हैं। वहाँ ईशा अफसाना से वादा करता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो उसकी जिंदगी का हिस्सा रहेगी और वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर अफसाना थोड़ी शांत हो जाती है। थोड़ी देर बाद ईशा चला जाता है, पर दोनों को पता नहीं था कि उनकी जिंदगी में जल्द ही एक बड़ा तूफान आने वाला है। कहानी फिर आज के समय में आती है। नीर अपने दादा के अतीत के बारे में और जानने की कोशिश कर रहा है। वो उन परिवारों तक पहुंचता है जो बंटवारे से पहले भारत में थे और बाद में पाकिस्तान चले गए। वो उनके पास पड़ी पुरानी तस्वीरों से यादें इकट्ठा करता है। वो सोचता है कि अगर वो ये दादा को दिखाएगा तो शायद उन्हें कुछ याद आ जाए। एक दिन वो ईशा को कुछ पुरानी फोटो दिखाता है। जैसे ही वो एक जवान लड़की की तस्वीर देखता है, ईशा बहुत परेशान हो जाता है। उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। पहले तो नीर को लगता है कि वो लड़की अफसाना है, पर बाद में असली सच सामने आता है। उस फोटो में अफसाना नहीं, ईशा की अपनी बड़ी बहन थी। यहाँ एक और बड़ा झटका लगता है। परिवार में किसी को नहीं पता था कि ईशा की बहन के साथ क्या हुआ और वो आखिर कहाँ गई। ये सुनकर नीर दंग रह जाता है। उसे हैरानी होती है कि उसके खानदान की कहानी में इतना बड़ा राज कैसे छिपा था। नीर ईश्वर के भाई को फोन करता है और सच बताने को कहता है। उनके दादा की जिंदगी कई तकलीफों के साथ बीती थी, कम से कम उनके जाने से पहले वो बोझ हल्का हो जाए। आखिर ईशा के छोटे भाई को पुरानी बात याद आ जाती है और वो सच बताने लगता है। 1947 में हालात पूरी तरह हाथ से निकल गए। सरगोधा में भी दंगे शुरू हो गए। लोग हमलों के डर में जी रहे थे। ऐसे में ईश्वर के परिवार ने भी गांव छोड़कर भारत जाने का फैसला किया। पर एक बड़ी मुश्किल थी। सबने कहा कि परिवार की औरतों को साथ ले जाना बहुत खतरनाक है। उस वक्त हर जगह औरतों पर जुल्म की खबरें थीं।
तो अल्ताफ के पापा एक सुझाव देते हैं। वो वादा करते हैं कि पहले मर्द भारत जाएं, वहाँ इंतजाम करें, फिर औरतों को सुरक्षित भेजेंगे। पहले तो ईश्वर का परिवार मानता नहीं, कोई भी अपने लोगों को छोड़ना नहीं चाहता, पर हालात बहुत खराब थे। आखिर औरतें इस फैसले पर राजी हो जाती हैं। वो चाहती हैं कि उनके पति और बेटे सलामत रहें। इसलिए अल्ताफ के पापा उन औरतों को अपने घर ले जाते हैं। दूसरी तरफ ईशा अपने पापा, छोटे भाई और बाकी लोगों के साथ भारत की तरफ एक छुपी यात्रा शुरू करता है। वो सफर बहुत खतरनाक था। रास्ते में कई हमले होते हैं, कुछ लोग मारे जाते हैं। फिर भी ईश्वर का परिवार किस्मत से भारत पहुंच जाता है। वहां वो शरणार्थी बनकर रहने लगते हैं, पर भारत पहुंचकर भी उन्हें चैन नहीं मिलता। उन्हें फिक्र सताती है कि उनकी बीवियां, माने या बहनें सुरक्षित हैं या नहीं। हर दिन वही सोच। आखिर ईशा के पापा एक फैसला लेते हैं। वो फिर से सरगोधा जाकर परिवार की औरतों को लाने का इरादा करते हैं, पर पुलिस उन्हें रोक देती है। वो चेतावनी देती है कि अब वहां जाना मौत को बुलाना है, पर ईशा अपने पापा का दर्द नहीं देख पाता। वो वादा करता है कि वो खुद सरगोधा जाएगा और सबको वापस लाएगा। इसके बाद वो बिना बताए ट्रेन में चढ़ जाता है और फिर सरगोधा की तरफ निकल पड़ता है। उसके साथ उसका छोटा भाई भी जाता है, पर वहाँ जो सच उनका इंतजार कर रहा था वो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अपने परिवार की औरतों को वापस लाने के लिए बेचैन ईशा और उसका छोटा भाई सरगोधा पहुँचते हैं, पर वहाँ नजारा बिल्कुल अलग था। जो शहर कभी प्यार से भरा था, अब डर, हिंसा और मौत से भर गया था। सरगोधा पहुंचकर ईशा सीधे अल्ताफ के पापा से मिलता है, पर उन्हें देखते ही समझ जाता है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि अल्ताफ के पापा पूरी तरह टूट चुके थे। उनकी आंखों में दर्द और पछतावा साफ दिख रहा था। जब ईशा अपने परिवार वालों के बारे में पूछता है तो अल्ताफ के पापा फूट फूट कर रोने लगते हैं। वो कुछ देर बोल नहीं पाते। आखिर हिम्मत करके वो अपने ऊपर हुए जुल्म की कहानी सुनाते हैं। ईशा कहता है कि परिवार के भारत चले जाने के बाद हालात और बिगड़ गए। जो भारत से पाकिस्तान आई ट्रेनों में सैकड़ों लाशें मिली और औरतों पर हुए अमानवीय जुल्म देखकर लोगों में बदले की आग भड़क गई। वो बताता है कि अफजल और उसके लोग भी उस गुस्से में पागल हो गए थे। वो कहता है कि एक दिन वो अल्ताफ के घर घुस गए और वहाँ छिपी औरतों पर जुल्म करने लगे। पहले उन्होंने अल्ताफ के पापा को पीटा और फिर अल्ताफ को मार दिया। ये सुनकर ईशा चौंक जाता है। वो रोता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त चला गया, पर असली त्रासदी अभी बाकी थी। अल्ताफ के पापा ईशा की दादी को बताते हैं कि जब अफसल और उसके गुंडे घर की औरतों की तरफ बढ़े तो उन्होंने एक भयानक फैसला लिया। उसने खुद अपने घर की औरतों को मार दिया, ये सोचकर कि बेइज्जती से जीने से बेहतर है इज्जत से मर जाना। ये शब्द सुनकर ईशा को लगता है जैसे दुनिया रुक गई हो। उसकी माँ की बड़ी बहन ये सुनकर बेहोश हो जाती है कि घर की बाकी औरतें अब नहीं रहीं। अल्ताफ के पापा भी आंसुओं से बोलते हैं। ईशा को दुख होता है कि वो अपने पापा से किया वादा निभा नहीं पाया और उन्हें बचा नहीं पाया। जब वो भारत वापस जाता है तो वो कहता है कि काश वो भी मर गया होता, क्योंकि उस सच के बाद ईशा के पापा एक दूसरे की आंखों में नहीं देख पाते। ये सुनकर ईशा पूरी तरह टूट जाता है, पर उसी वक्त उसे अचानक अफसाना की याद आती है। कम से कम वो ये जानने का फैसला करता है कि वो सुरक्षित है या नहीं। तभी वहाँ एक आदमी आता है। वो अफसाना का पति है। वो ईशा को ढूंढता है और अपने घर ले जाता है। वहाँ वो एक और सच बताता है। अफसाना के पापा मजहबी एकता मानने वाले इंसान थे। वो चाहते थे कि लोग साथ रहें। वो बताते हैं कि जिस प्रिंटिंग प्रेस को वो चलाते थे वो एकता का पैगाम छापती थी, पर उस वक्त ऐसे विचार कई लोगों को पसंद नहीं आते थे। इसलिए कुछ लोगों ने उन्हें गद्दार कहकर प्रेस में आग लगा दी। वो बताता है कि उस हादसे के बाद घर की हालत और खराब हो गई। वो बताता है कि उस हादसे के बाद घर की हालत और खराब हो गई। वो कहता है कि इन हालात में अफसाना की शादी जल्दी तय करनी पड़ी। ये कहते हुए कि वो अब उसकी बीवी है, अफसाना मानती है कि उसका दिल हमेशा ईशा के साथ था।
उसकी बातें ईशा का दिल तोड़ देती हैं। वो कहता है कि अफसाना आज भी उसका इंतजार कर रही है और उसे यकीन है कि वो एक दिन जरूर लौटेगा। ये सुनकर ईशा कुछ देर चुप हो जाता है। जिस लड़की से उसने जिंदगी भर प्यार किया था, उससे मिलने पर उसे लगता है कि दर्द और बढ़ जाएगा। साथ ही उसके परिवार की त्रासदी भी उसके दिल को कचोटती रहती है। आखिर ईश्वर अपने छोटे भाई की तरफ देखकर फैसला लेता है। वो कहता है कि यहाँ हमारे लिए कुछ नहीं बचा, हमारा सारा अतीत यहीं खत्म हो गया। वो बोलता है कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इसके बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, पर उसी वक्त अफसाना ईश्वर के बेटे के पास दौड़ती हुई आती है। इससे पता चलता है कि वो वापस आ गया है। बदकिस्मती से ईश्वर उसके पहुँचने से पहले ही चला जाता है। भले ही दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर किस्मत उन्हें फिर मिलने नहीं देती। अफसाना की छोटी बहन से सच जानने के बाद नीर पूरी तरह इमोशनल हो जाता है। ये जानकर उसे दुख होता है कि जिस इंसान का उसके दादाजी ने पूरी जिंदगी इंतजार किया, वो अब इस दुनिया में नहीं है। पर साथ ही ये जानकर उसका दिल पिघल जाता है कि अफसाना को आखिरी सांस तक यकीन था कि ईशा उसके लिए वापस आएगा। उस पल उसे समझ आ जाता है कि सच्चा प्यार क्या होता है। उस वक्त नीर अपने फोन पर वीडियो कॉल चालू रखता है। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे ईशा सिर्फ अपनी आंखों से ये सब नजारा देखता है। अफसाना का घर, वो पुराने आंगन और वो गलियां देखकर उसकी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे कई सालों से दिल में छुपी यादें अचानक फिर से जिंदा हो गईं। तभी नीर कैमरा घुमाता है और ईशा को घर की दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर दिखाता है। भले ही वो फोटो अफसाना के बड़े होने के बाद की थी, फिर भी उसे तुरंत उसका चेहरा याद आ जाता है। जैसे ही वो फोटो देखता है, ईशा के चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा जाती है। सालों से जिस शख्स को वो ढूंढ रहा था, उसे आखिर देखने का सुकून उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। उस वक्त ईशा को लगता है कि अफसाना उसके सामने खड़ी है। कोई नहीं जानता कि ये हकीकत थी या बस उसके दिल का वहम, पर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। अब उसके पास वो शब्द हैं जो वो जिंदगी भर नहीं कह पाया। आशिर धीरे धीरे अफसाना से बात करने लगता है। वो बोलता है कि उस दिन मैं तुझे बिना बताए चला गया था। भावुक होकर कहता है कि मेरे दिल में कभी नहीं था कि तुझे छोड़ूं, पर हालात ने मुझे मजबूर कर दिया। अब मुझे पता है कि तू मेरा इंतजार कर रही थी, पर मुझे अफसोस है कि मैं वापस आने में बहुत लेट हो गया। वो और भी धीरे से कहता है कि मैं इतने सालों तक इस दुनिया को छोड़कर नहीं जा सका, क्योंकि मेरा दिल चाहता था कि एक बार तुझे देखूं और तुझसे बात करूं। अब तुझे देखकर लगता है कि मुझे कोई दर्द नहीं है। फिर आशिर को एक छोटी सी शायरी याद आती है जो उसने कभी अफसाना के लिए लिखी थी। वो उन लफ्जों में अपना प्यार जाहिर करता है। उसे ऐसा लगता है मानो अफसाना उसकी बातें सुनकर उसकी तरफ मुस्कुरा रही हो। ऐसा लगता है जैसे अफसाना भी उसे अलविदा कह रही हो। ईशा को लगता है कि वो धीरे से हाथ हिलाकर बोल रही है कि अब तुम चैन से जा सकते हो। उस पल उसके मन का सारा गम, पछतावा और इंतजार एक झटके में खत्म हो जाता है। अस्पताल में मौजूद घर वाले ईशा के चेहरे की शांति देखकर हैरान रह जाते हैं। जो इंसान इतने दिन तक तकलीफ में था, वो अब बहुत सुकून में दिख रहा है। वीडियो कॉल पर ये सब देखकर नीर भी इमोशन में बह जाता है। आखिर ईशा धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी रहती है। वो अपने जिंदगी भर के प्यार की याद के साथ अफसाना को आखिरी बार देखने की खुशी लेकर इस दुनिया से चला जाता है। ईशा के जाने के बाद नीर को एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। सच्चे प्यार की कोई सीमा नहीं होती। मुल्क बंट गए, लोग अलग हो गए, वक्त बदल गया, पर सच्चा प्यार कभी मरता नहीं। ईश्वर और अफसाना की कहानी हमें बस यही सिखाती है। फिल्म मैं वापस आऊंगा इसी दिल को छू लेने वाले इमोशनल अंत के साथ खत्म हो जाती है। प्यार, जुदाई, इंतजार, कुर्बानी और यादों से भरी हुई कहानी जो दर्शकों के दिल में लंबे वक्त तक रह जाती है।